हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सेंटर ऑफ मास हमारा टॉपिक चल रहा है। काफ़ी सारा डिस्कशन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो देख लीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ इस बात को, जितनी जल्दी समझेंगे उतना आपका फ़ायदा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। एक क्विक रिमाइंडर पिछला दे देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट का मतलब विच इज़ नॉट कंटिन्यूस, कि एक मास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ है, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, कहीं कहीं पर है, तो ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे फाइंड करते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सो ऑन। ऐसे ही y, ऐसे ही z। जल्दी जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कशन बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया, इसका मास dm है एंड दिस इज जस्ट लाइक अ पॉइंट। तो ये छोटा सा मैंने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट का मतलब ही छोटा होता है खैर। तो एक एलिमेंट मैंने लिया, इसका मास dm है, पोजीशन वेक्टर r1 है। ये दूसरा एलिमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। ऐसे ही तीसरा है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है। और ऐसे इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। इनफाइनाइट नहीं भी तो ह्यूज नंबर, क्योंकि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि यहाँ है, बीच में नहीं है। यहाँ भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, सब पूरी बॉडी में होंगे। तो ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 अपॉन द टोटल मास ऑफ द बॉडी। दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। एंड इंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूस समेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूस समेशन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ऐड करो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 विल गिव यू 6। ये डिस्क्रीट एडिशन है। आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐड कर दिया, 6 आ गया। इसको डिस्क्रीट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से लेके 3 तक सारे नंबर ऐड करो तो ये कंटिन्यूस है, कोई भी छोड़ना नहीं है बीच में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एडिशन एंड कंटिन्यूस एडिशन। डिस्क्रीट एडिशन के लिए आप साइन यूज करते हैं सिग्मा। दिस इज यूज फॉर डिस्क्रीट एडिशन। और ये साइन होता है इंटीग्रेशन कंटिन्यूस समेशन का। तो यहाँ आपको जब समेशन करना होगा इसका समेशन जब आप करोगे तो कंटिन्यूस समेशन होगा, इसलिए इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये फॉर्मूला है। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला कहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे और कहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है, कहीं भी किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है, तो फिर उस बॉडी के लिए या ऐसी इरेगुलर बॉडी के लिए ये सिर्फ थ्योरेटिकल फार्मूला है, प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की सिमेट्री है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे रिंग। तो रिंग अपने आप में कंप्लीट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो सेंटर पे ही होगा। स्फेयर है, पूरी सिमेट्रिकल बॉडी है। सिलेंडर है, क्यूब है, ये सब सिमेट्रिकल बॉडीज हैं। इनके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पे ही होता है। लेकिन अगर आधी रिंग है, तो आधी रिंग है तो सिमेट्री खत्म हो गई, पूरी रिंग तो है नहीं। लेकिन आधी रिंग जो है वो तो अपने आप में सिमेट्रिकल है, कम से कम आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। हाफ ऑफ द डिस्क है, डिस्क है लेकिन आधी है, तो पूरी डिस्क होती तो कंप्लीट सिमेट्री होती, तो सेंटर पे हो जाता। लेकिन आधी डिस्क है तो सिमेट्री गड़बड़ा गई, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द डिस्क में कुछ तो सिमेट्री है। ऐसी सिमेट्री, अब ऐसी हेमीस्फेयर है तो उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इरेगुलर शेप की बॉडी है, कहीं कोई सिमेट्री नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल होगा। ऐसी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हालांकि सिमेट्री उसमें इनकम्प्लीट सिमेट्री कह सकते हैं आप। जैसे रिंग इज अ कंप्लीट सिमेट्री, स्फेयर इज अ कंप्लीट सिमेट्री, क्यूब इज अ कंप्लीट सिमेट्री। लेकिन हाफ ऑफ द रिंग कंप्लीट सिमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी सिमेट्री है। हाफ ऑफ द डिस्क कंप्लीट सिमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी सिमेट्री है। तो आप ये लगा पाएंगे। तो आज यही सीखने वाले, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा, मैक्सिमम नंबर लेके आपको समझाऊं।
एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे। तो एक तरह का डेरिवेशंस है, समझ लीजिए आप में से कुछ सोच रहे होंगे साहब डेरिवेशन करके हम क्या करेंगे। डेरिवेशंस इसलिए करने हैं आपको क्योंकि किसी और केस में अगर आपको फाइंड करना पड़ गया तो फिर यही मेथड यूज़ होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के काम भी आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के काम भी आएंगे। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस नहीं करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो मैं आज बताने वाला हूँ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे जब आप किसी बॉडी का, सिमेट्रिकल बॉडी का ऑब्वियसली, तो फिर वहाँ भी ये मेथड काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जब आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, कितने तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग अ लाइन, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वायर। वायर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग होता है। या रिंग, इसी वायर को सर्कुलर शेप दे दूं तो रिंग बन जाएगी, तो रिंग भी एक एग्जांपल है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर, दूसरा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ करेंगे, या तो कोई हॉलो बॉडी है, जैसे हॉलो स्फेयर है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो कोन है, ठीक है, या कोई लैमिना टाइप की बॉडी है, जैसे आपकी नोटबुक का पेज बिल्कुल थिन शीट है, तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर एन एरिया। या फिर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, रेगुलर या इरेगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे स्टोन, अ पीस ऑफ स्टोन, एक एट रैंडम आप कोई स्टोन का पीस उठा लीजिए, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। या कोई भी सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, ये वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन और 3 तरह की मास डेंसिटी। अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। फायदा कि अगर आपको यूनिट लेंथ का मास मालूम होगा तो किसी भी लेंथ का फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। यूनिट एरिया का मास मालूम होगा, किसी भी एरिया का मास फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही यहाँ ये मास डेंसिटी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, और साइमल्टेनियसली जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसी मास डेंसिटी आप फाइंड कर लेंगे। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बता दूँ, आपके काम आएगा कहीं भी, यही नहीं कहीं भी काम आएगा। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, जितनी भी बॉडीज़ हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं सारी की सारी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सभी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वाला होता है, सब में। कोई सी बॉडी उठा लो आप, एवरी बॉडी इज़ अ 3 डायमेंशनल बॉडी। वो अलग बात है कि किसी बॉडी में आप 2 डायमेंशंस इग्नोर कर देते हैं, किसी में 1 डायमेंशन इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपने 3 में से 2 डायमेंशन इग्नोर कर दी तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, वायर का केस। अब आप वायर को इमेजिन करो, वायर को मैग्नीफाई करके देखोगे, ऐसा दिखेगा जैसा ये मार्कर दिख रहा है आपको। इसकी 3 डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ और 1 डायमेंशन ये और एक ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके क्रॉस सेक्शन में 1 डायमेंशन इधर आएगी, 1 इधर आएगी, तो 2 और 1 तीसरी इसकी लेंथ हो गई। लेकिन वायर के केस में ये और ये जो डायमेंशन है, अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, तो ये जो 2 डायमेंशन हैं वायर के केस में ये नेग्लिजिबल होती हैं। वायर के पास सिर्फ लेंथ होती है, या यूँ कहें कि लेंथ के कंपैरिजन में वायर की ये दोनों डायमेंशन बहुत स्मॉल होती है, इसलिए आप उसको लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है, हॉलो स्फेयर है, मान लीजिए मैं कहूँ सोप बबल, सोप बबल की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। मतलब जिस सोप फिल्म से वो बबल बना है, मैं उसके डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस सोप फिल्म से सोप बबल बना है उस सोप फिल्म की थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उस सोप बबल के पास सिर्फ एरिया है। तो यहाँ पर आप थिकनेस को इग्नोर कर रहे हैं तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। और स्ट्रिक्टली देखें तो ये भी वॉल्यूम है। थिकनेस को अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी हिसाब से चलना है। वायर होगा तो लीनियर मानेंगे, हॉलो बॉडी होगी कोई या लैमिना टाइप की बॉडी होगी तो सरफेस मानेंगे, और सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो वॉल्यूम मानेंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये हो रहा है। जो दूसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात करूं स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, एक छोटा सा पार्ट। अभी इससे पहले जो मैं बता रहा था ना डीएम, यही, तो आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है और एलिमेंट का सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट का मतलब जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने आप जा रहे हैं उसमें आप एक ऐसा एलिमेंट लीजिए, एक ऐसा छोटे से छोटा पार्ट लीजिए जिसके रिपीटिशन से बॉडी बन जाए। उसको अगर मैं रिपीट करते रहूं तो बॉडी बन जाए, ये एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केस में कौन सा एलिमेंट हमको लेना है। आप कोई सा भी एलिमेंट तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करनी है आपने, तो एलिमेंट ऐसा लेना है कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो। ठीक है, तो एलिमेंट का सिलेक्शन हम सीखेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, तो वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि एलिमेंट का सिलेक्शन कैसे करना है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक बार आपने एलिमेंट फाइंड सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उस एलिमेंट का मास निकालेंगे। ठीक है, एलिमेंट का मास भी निकाल लिया आपने, तो फिर आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, 1 / द टोटल मास ऑफ द बॉडी, एलिमेंट का मास इनटू इसका पोजीशन वेक्टर जो भी होगा, और आपको सेंटर ऑफ मास आ जाएगा पूरी बॉडी का। तो ये कुछ इस तरह की हमारी अप्रोच रहने वाली है मोटा मोटी। बाकी तो जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। बट ये 3 मेन स्टेप है। पहला स्टेप सिलेक्शन, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप मास डेंसिटी निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद उस एलिमेंट का मास निकालिए और फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। कुछ इस तरह का काम हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑब्जेक्ट से। तो पहला केस हमारा है सेमी सर्कुलर रिंग। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये रिंग है सेमी। तो सबसे पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग है तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम फाइंड करेंगे लैम्डा, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए इस रिंग का मास m है, रेडियस आपको r दे रखा है। हालांकि इस मास की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे कैलकुलेशन में आप देखें कैंसिल हो जाएगा, पर चलिए मान के चलते हैं इसका मास m है। और इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस यानी पाई r। पूरी रिंग होती तो 2 पाई r होता, आधी रिंग है तो पाई r। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, एलिमेंट। मैंने आपको बताया था एलिमेंट का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये तो रिंग है, इसमें सिंपल आप एलिमेंट कहीं भी ले लीजिए। मान लो मैं एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ मान लीजिए dl है। ठीक है, और ये एलिमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं और इसके रिपीटिशन से रिंग बन जाएगी। कि अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लिया है, फिर इसके आगे एक एलिमेंट ले लूँ, फिर इसके आगे एक एलिमेंट ले लूँ, ऐसे मैं लेता जाऊँ तो रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो एलिमेंट हमारा क्या हो, ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट मैंने इस ओरिजिन से देखूं, ये ओरिजिन है यहाँ से थीटा एंगल पे हमने लिया है, और ये एलिमेंट इस ओरिजिन पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो मान लीजिए डी थीटा है, दिस इज से डी थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि अगर ये कंप्लीट रिंग होती, ये कंप्लीट रिंग होती तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आता, एक्स कोऑर्डिनेट भी सेंटर पे आता, वाई कोऑर्डिनेट भी सेंटर पे आता। लेकिन ये है आधी रिंग, नीचे वाला हाफ आपने हटा दिया। तो क्योंकि नीचे वाला हाफ हट गया तो इस एक्सेस के अबाउट इसकी सिमेट्री खत्म हो गई, क्योंकि नीचे तो मास है नहीं, ऊपर है। तो इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री खत्म हो गई, लेकिन इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री अभी भी है। आप देखो जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में है। तो इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी सेंटर पे ही आएगा, यानी हमको फाइंड करना है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स तो सेंटर पे ही आएगा, पूरी रिंग होती तब भी सेंटर पे आता, आधी रिंग है तो इसके अबाउट तो अभी भी सिमेट्री है, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में, तो ये तो सेंटर पे ही आना है एक्स कोऑर्डिनेट, हमें फाइंड करना है वाई, ये ध्यान रखना। तो अब ये एलिमेंट है, तो लेट अस फाइंड द मास ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं, तो वो तो बहुत आसान है। हमको यूनिट लेंथ का मास मालूम है, जिसको हम मास डेंसिटी कह रहे हैं, ये यूनिट लेंथ का मास है। तो यूनिट लेंथ के मास को हम एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dl।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो एंगल कितना बना रहा है एलिमेंट ओरिजिन पे डी थीटा, आर्क यानी एलिमेंट की लेंथ और रेडियस कितना है आर, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, यानी इस एलिमेंट की लेंथ को मैं थीटा में लिख सकता हूँ, कितना होगा आर डी थीटा। तो इस मास को भी फिर मैं पाई आर और dl की जगह आर डी थीटा, जिसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एलिमेंट का मास आ गया m अपॉन पाई डी थीटा, ये आ गया। अब इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो अगर एलिमेंट इतना छोटा है पॉइंट के बराबर है तो इसके सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट मतलब ये, और इस y कोऑर्डिनेट को भी मैं थीटा के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि देखो दो दो वेरिएबल हम लेके नहीं चलेंगे। अभी आपने एलिमेंट यहाँ लिया है तो ये y आ रहा है, अगर मैं एलिमेंट यहाँ लेता तो y कुछ और आता, एलिमेंट यहाँ लूंगा तो y कुछ और आएगा, तो y भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। आप ध्यान रखिए, अगर एलिमेंट यहाँ होगा तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, एलिमेंट यहाँ है तो थीटा की वैल्यू कम होगी, तो थीटा भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, दो दो वेरिएबल एक साथ लेके नहीं चलेंगे। आगे के डेरिवेशन में भी ध्यान रखना, एक ही वेरिएबल, और करेंगे ये कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में फाइंड कर लेंगे, तो वही मैं करने वाला हूँ। अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें आप, तो ये y है और ये रेडियस है r, ठीक है, तो y को मैं लिख सकता हूँ r साइन थीटा, बहुत आसान है इसलिए ज़्यादा मैं ध्यान वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये y को मैंने थीटा में फाइंड कर लिया, r साइन थीटा। अब पूरी जो ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 अपॉन मास ऑफ द टोटल रिंग, जो कि आपने m लिया था, इंटीग्रेशन मास ऑफ द एलिमेंट एंड द सेंटर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ये है पूरे रिंग, पूरा मतलब जो हाफ सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 अपॉन m इंटीग्रेशन dm, dm मतलब ये m अपॉन पाई डी थीटा, और y कितना करा आपने r साइन थीटा, तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लीजिए, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ गया, r बाहर आ गया, यानी r अपॉन पाई बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास है साइन थीटा डी थीटा, एंड इट इज श्योर कि आप थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल कौन है आपका थीटा, आप थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वहाँ पे, कि अगर आप एलिमेंट यहाँ लेते तो थीटा की वैल्यू क्या होती 0, राइट। अगर आप एलिमेंट यहाँ लेते थीटा की वैल्यू क्या होती 90, अगर आप एलिमेंट यहाँ लेते थीटा की वैल्यू क्या होती 180, यानी यहाँ से 0 से 180, तो इसको आप 0 to 180 डिग्री इंटीग्रेट करेंगे। अब ये हो गया r अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर रहे हैं आप 0 to पाई। तो बाकी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, कुछ बचा नहीं है कैलकुलेशन में। तो क्या आ रहा है y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, r अपॉन पाई बाहर है आपके पास, ये माइनस को भी मैं बाहर ही शिफ्ट कर देता हूँ, पहले अपर लिमिट आएगी cos पाई, फिर लोअर लिमिट आएगी 0, cos पाई कितना होता है -1 और cos 0 कितना होता है 1, तो -1 -2 और माइनस से माइनस कैंसिल 2r अपॉन पाई, ये आपके सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया। आसान है, लेकिन देखिए प्रोसीजर हमने जो फॉलो किया, मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करो, एलिमेंट सेलेक्ट करो, एलिमेंट का मास निकालो, फिर एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास देखो कहाँ है, बस फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, सिंपल। एक केस और देख लेते, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो इस बार हमारे पास है सेमी सर्कुलर डिस्क, एक डिस्क है, तो डिस्क कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ लैमिना, प्लेन फ्लैट लैमिना, और लैमिना मतलब ऑलवेज एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आधी डिस्क है, और फिर वही बात है कि अगर पूरी डिस्क होती, ये पूरी डिस्क अगर होती तो इसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेंटर पे आते हैं क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर आधा हिस्सा नीचे का हटा दूं तो फिर ये वाली सिमेट्री तो गई,
यानी इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री गई, लेकिन इस एक्सेस के अबाउट अभी भी सिमेट्री है, राइट और लेफ्ट एक जैसा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी वहीं आएगा, यानी फिर से हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्रोसीजर शुरू करते हैं। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस। तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस मतलब एरिया की बात होगी, ठीक है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। तो हम फाइंड करेंगे मास पर यूनिट एरिया। तो इस डिस्क का एरिया क्या होगा? अगर पूरी डिस्क होती तो पाई आर स्क्वायर होता, अब आधी डिस्क है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ गया सिग्मा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? एलिमेंट का सिलेक्शन। तो एलिमेंट क्या होगा? तो डिस्क के लिए एलिमेंट होगा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग आप इसमें लेते जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक रिंग ये इसमें एज्यूम करूं, एक रिंग जिसका रेडियस y है और जिसकी थिकनेस dy है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि रिंग लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, थिकनेस को इग्नोर कर दिया था। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि कोई भी बॉडी, जितनी बॉडी आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं सारी 3 डायमेंशनल होती हैं। अगर किसी बॉडी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे वायर की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी थिकनेस को आप इग्नोर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? उसकी थिकनेस आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप रिंग की थिकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि रिंग के रिपीटिशन से डिस्क बनने वाली है। तो अगर ये रिंग है, राइट, इसके ऊपर मैं एक दूसरी रिंग फिट करूँगी, ये इसके ऊपर मैं एक और रिंग फिट करूँ, ये तो ये मेरी डिस्क बन रही है। धीरे धीरे ये डिस्क बन रही है। देखो ये इस तरह से मैंने रिंग्स ली होंगी। तो इन रिंग्स की थिकनेस को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? आई कैन नॉट इग्नोर दिस थिकनेस। इसी थिकनेस को ऐड करके तो डिस्क बनने वाली है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिकनेस हियर इन दिस केस। और बेसिकली रिंग लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो तो थिकनेस को आप इग्नोर कर रहे थे, वो अलग बात है। यहाँ नहीं कर सकते थिकनेस को इग्नोर। अगर मैं कहूँ एक रिंग है जिसकी थिकनेस 0 है, तो उसके रिपीटेशन से तो कुछ भी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? तो यू कैन नॉट इग्नोर थिकनेस है। तो इस चीज को हटा देते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? रिंग। तो फिर इस रिंग का एरिया कितना होगा? एरिया इसलिए निकाल रहा हूं रिंग का क्योंकि मास निकालना है। तो एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग क्या होगा? तो अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो इसका सर्कमफ्रेंस होता 2 पाई आर। अब इसकी आधी रिंग है तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा पाई आर, और रेडियस कितना ले रखा है आपने? y। तो पाई इंटू वाई डी वाई, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, ये इसका एरिया हो गया। तो फिर मास क्या होगा इसका? मास ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना होगा? ये यूनिट एरिया का मास है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। डिस्क के यूनिट एरिया का मास है, और इसी डिस्क में ये रिंग आपने एज्यूम की है। रिंग का एरिया कितना है? पाई इंटू वाई इंटू डी वाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर वाई डी वाई। ये आया इस एलिमेंटल रिंग का मास। अब रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी डिराइव किया। सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट पिछले डेरिवेशन में क्या आया था? 2r अपॉन पाई, जबकि रेडियस कितना था रिंग का? r। यहां हमारे पास जो रिंग है इसका रेडियस कितना है? y। तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 2y अपॉन पाई। ये इसके रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर ये ले लिया जाएगा। तो अब तो काम आसान। तो जो हमारी सेमी सर्कुलर डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 अपॉन द टोटल मास ऑफ द डिस्क, इंटीग्रेशन किसका? ऐसी रिंग्स के सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट, तो यानी dm इंटू दिस, ये एलिमेंट का मास और एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। कौन सा वाला? वाई कोऑर्डिनेट, अगर आपको वाई चाहिए। ये हो गया। बाकी आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो क्या होगा? इंटीग्रेशन
वो है ना, सॉरी 1/m बाहर है, इंटीग्रेशन dm, ये dm है 2m/r² y dy, ये तो हुई वैल्यू dm की, और फिर क्या है 2y/π, ये हो गया, ठीक है। 1/m ऑलरेडी बाहर है, बाकी कांस्टेंट को भी बाहर ले आते हैं, तो 2 इंटू 2 4, इनफैक्ट 4m/r² बाहर आ गया, कांस्टेंट है सारे, 2 इंटू 2 4m और r² और पाई भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचा y² dy। अब लिमिट्स, आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो तो y की लिमिट्स क्या होंगी, देखो y क्या है, रिंग का रेडियस है, ये जो रिंग आपने ली थी इसका रेडियस है, सबसे छोटी रिंग जो तुम यहाँ लेते, यहाँ पे जो सबसे छोटी रिंग लेते उसका रेडियस क्या होता 0, और जो सबसे बड़ी रिंग तुम यहाँ लेते फाइनली इसका रेडियस क्या होता r, जो कि डिस्क का रेडियस है, यानी आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to r, बस। बाकी कैलकुलेशन में इधर कर देता हूँ, देखो m से m कैंसिल, बचा कितना 4 डिवाइडेड बाई पाई r², ठीक है। अब y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y³/3, लिमिट्स क्या लगाएंगे आप 0 to r, तो फाइनली ये आएगा 4r³/πr²3, क्योंकि जब आप y की जगह r रखोगे तो r³, और इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4r/3π, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4r/3π, ये आ रहा है। प्रोसीजर आप देखो बिल्कुल एक जैसा है, और ये ध्यान रखना, ये जब आप करते हो ना, ये जो आपका बेसिक फॉर्मूला है 1/r इंटीग्रेशन dmr, ये r क्या है, ये जो एलिमेंट आपने लिया है, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है ये। अब अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, लेकिन ये आएगा एलिमेंट के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला आपको पूरी बॉडी के लिए देगा, लेकिन यहाँ पे r क्या है, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे तो r की जगह हमने y कोऑर्डिनेट लिया था, x कोऑर्डिनेट, x की बात कर रहे होते तो x कोऑर्डिनेट लेते, ये ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अब तीसरा केस हमने लिया सॉलिड हेमीस्फीयर, डिस्कशन पूरा ऑलमोस्ट वही है। देखो पूरा स्फीयर होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, सेंटर पे, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, लेकिन ये भी हेमीस्फीयर है, आधा स्फीयर आपने गायब कर दिया। तो अगर ये फिर वही बात है, देखो अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहीं पे आते, सेंटर पे ही आते, इनफैक्ट एक्स वाई जेड सारे ही सेंटर पे आते, लेकिन नीचे वाला हाफ आपने गायब कर दिया, ठीक है, ये गायब कर दिया। तो अब इसके अबाउट इसकी सिमेट्री खत्म हो गई, लेकिन इसके अबाउट तो सिमेट्री अभी भी है। तो हम फिर से y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, हालांकि ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, स्फीयर है और 3 डायमेंशनल है, तो y कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना आता है। प्रोसीजर, तो कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³, ये आपका मास डेंसिटी आ गई। अब एलिमेंट, तो सॉलिड हेमी स्फीयर है, सॉलिड हेमी स्फीयर में एलिमेंट क्या हो सकता है, आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, सॉलिड हेमी स्फीयर में एलिमेंट जिसके रिपीटिशन से स्फीयर बन जाए, क्या हो सकता है, तो वो हो सकती है एक डिस्क, एक बड़ी डिस्क, उसके ऊपर थोड़ा एक छोटी डिस्क, फिर थोड़ी छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, छोटी डिस्क, ऐसे करते जाए तो हेमीस्फीयर बन जाएगा आपका। इमेजिनेशन की बात है ये, ध्यान रखिए। एप्पल काटते हैं, एप्पल को बीच में से काट दिया तो ऑलमोस्ट हेमीस्फीयर, हालांकि एप्पल स्फेरिकल शेप का नहीं होता, बट एप्पल आप रोज खाते हैं, देखते हैं, बीच में से कट किया, अब उसके स्लाइसेस बनाऊंगा तो छोटी छोटी डिस्क बनेगी,
आपके घर में जब गेस्ट आते होंगे तो आपकी मदर जो है वो छोटे छोटे स्लाइस काट के प्लेट में सजाती होंगी, तो वो क्या होते हैं, डिस्क होती हैं। तो वही डिस्क इसमें एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो हमने एक एलिमेंटल डिस्क यहाँ पे ले ली ये, और इसको मैंने ओरिजिन से y डिस्टेंस पे लिया है। इसकी थिकनेस को भी मैं dy ले लेता हूँ और रेडियस ले लेता हूँ इसका r। इस डिस्क का रेडियस कितना, r। ये अब आप ध्यान रखना कि डिस्क आपने यहाँ ली है तो ये y है, अगर डिस्क यहाँ लेंगे y बदल जाएगा, डिस्क यहाँ लेंगे y बदल जाएगा, यानी y इसमें वेरी करेगा और r भी वेरी करेगा। अगर मैं डिस्क यहाँ, एक डिस्क यहाँ इमेजिन करूँ तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा, अगर एक डिस्क यहाँ इमेजिन करूँ तो इसका रेडियस कम होगा। तो r भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल है, तो ध्यान रखना एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले के टर्म में फाइंड कर लेंगे। ये हर जगह करना है आपने, दो वेरिएबल लेके इंटीग्रेशन करना आपके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट क्या है, डिस्क, और इस डिस्क की थिकनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर डिस्क की थिकनेस को, क्योंकि यही डिस्क की थिकनेस जो है, यही थिकनेस ऐड होके हेमिस्फीयर बनाने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटल डिस्क क्या होगा, तो डिस्क का रेडियस कितना है, r, तो पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया, सरफेस एरिया, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करूँ तो वॉल्यूम आ गया। अब r भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, दिक्कत है, तो r को y में फाइंड कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम ये ट्राइंगल अगर देखें तो ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस कितना है, कैपिटल R, और ये कितना है, रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है आपका, जिसमें ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है और ये y है, और मुझको r की वैल्यू y के टर्म में चाहिए। तो r कितना होगा, सॉरी स्मॉल r कितना होगा, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस होगा। तो देखो स्मॉल r की वैल्यू y में आ गई, साथ में कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ रख दीजिए, तो ये होगा पाई और r स्क्वायर की जगह इतना आ जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर, और ये dy, ये वॉल्यूम आ गया। तो मास ऑफ द एलिमेंट, क्या मास होगा एलिमेंट का, हमारा एलिमेंट कौन है, डिस्क, तो इसका मास dm कितना होगा, ये यूनिट वॉल्यूम का मास है। तो इसको अगर मैं ये 3 को मैं ऊपर ले गया तो ये यूनिट वॉल्यूम का मास है, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। इस पे अगर कुछ कैंसिल होता है कर दीजिए, पाई कैंसिल हो रहा है कर देते हैं। तो फिर हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/m इंटीग्रेशन dm। अब क्योंकि आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो एलिमेंट का भी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा। अब ये कंप्लीट डिस्क है ना, ये कंप्लीट डिस्क है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे यानी यहीं पर आएगा, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है y, यानी इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है y, तो यहाँ पे y ही आ गया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये y आ रहा है। देखो ये पूरी डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है y, सॉरी। तो अब आप वैल्यू रिप्लेस करिए, तो कितना होगा, 1/m आपके पास बाहर है, इंटीग्रेशन dm, ये है dm कितना है 3m/2 r³, फिर यहाँ पर आपके पास है r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, और फिर ये y, तो ये मैं लिख देता हूँ y dy, ये हो गया। अब वेरिएबल कौन है y, तो लिमिट्स भी किसकी आएंगी y की, और y आपका वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल R तक। देखो y इधर जा रहा है तो मिनिमम 0 मैक्सिमम r, ठीक है। तो इसको आप 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करोगे। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालिए, बेसिक इंटीग्रेशन मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, r स्क्वायर वाई
डी वाई 0 to r, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to r वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डी वाई, ये आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो m से m गया तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/2 r क्यूब बाहर, यहाँ पे देखो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लिमिट्स लगाएंगे आप 0 to r, माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4, आप लिमिट्स लगाएंगे 0 to r। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं इधर आ जाता हूँ, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है देखो 3/2 r क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर चले जाएं तो ये r स्क्वायर, फिर यहाँ पे y को r रखेंगे, r यहाँ आएगा तो ये फिर r स्क्वायर बाई 2, माइनस यहाँ भी y की जगह r रखेंगे तो r की पावर 4/4, ये तो ये r की पावर 4/2 और ये तो ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास r की पावर 4/4। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा 3/2 r क्यूब हो गया, r क्यूब से ये r बचा तो कितना आ रहा है 3r/8, ये y कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास का ये आ गया हेमिस्फीयर। मेथड सीखिए, मेथड, ऐसे पता नहीं कितने केसेस बन जाएंगे, तो आपको मेथड सीखने हैं। तो अब हॉलो हेमिस्फीयर का आप खुद करोगे, हॉलो हेमिस्फीयर का। हॉलो हेमिस्फीयर में मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे सबसे पहले। हॉलो हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, मास पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे। और हॉलो हेमिस्फीयर में जो एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा, रिंग, नॉट डिस्क। देखो आप ऐसे सोचो, डिस्क में बीच का हिस्सा निकाल दूं तो रिंग बन जाएगी। तो जब हमने डिस्क को एक के ऊपर एक रखा था तो सॉलिड हेमिस्फीयर बना था आपका, है ना। लेकिन अब रिंग के पास बीच का हिस्सा खाली है तो रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रखता जाओ तो हेमिस्फीयर तो बनेगा लेकिन हॉलो होगा। तो इसलिए हॉलो हेमिस्फीयर में मास पर यूनिट एरिया की बात होगी और एलिमेंट क्या होगा, रिंग। बाकी आप कोशिश करना, देखें कितना आता है, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो आपका ऑलरेडी लंबा जा रहा है, लेकिन जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी और न्यूमेरिकल्स के लिए इसी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड बाकी और न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं, थोड़े एक दो न्यूमेरिकल अगर हो सकते हैं तो कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन है तो सॉलिड है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मास हम ले लेते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पूरे कोन का m और कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका रेडियस r है और हाइट कितनी है h, मतलब रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। अब सवाल है कि इसमें एलिमेंट क्या होगा। तो अब आप सोचो कि अगर मैं एक यहाँ से एक पार्ट इसका कट करता हूँ, आइसक्रीम खाई होगी लास्ट, जो भी कोन वाली खाते हो आप, चॉकलेट फ्लेवर या जो भी खाते हो, एक स्लाइस बीच में से निकालूं, डिस्क निकलेगी। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क। तो ये डिस्क है, जिस डिस्क का रेडियस हम आर ले लेते हैं, यानी ये कुछ इस तरह का स्लाइस निकल के आएगा। वहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं लग रहा है पर ऐसा ये है, ये देखिए। तो इसका रेडियस क्या है आर, और इसकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लेता हूँ क्योंकि ओरिजिन में इसे मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x, यानी अब इधर से इधर को बढ़ रहा है। तो ये x अगर है तो इसकी थिकनेस को भी हम dx ले लेते हैं। तो ये जो थिकनेस है इसकी डिस्क की, ये हम कितनी ले रहे हैं dx। कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझ गए।
तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क क्या होगा? डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो फिर मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क तो ये यूनिट वॉल्यूम का मास, इसमें मैं 3 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, ये यूनिट वॉल्यूम का मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्क का वॉल्यूम, सॉरी पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब यहां पे दिक्कत फिर वही आ रही है, देखिए आर भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। अभी अगर मैं डिस्क यहां ले लूं तो डेफिनेटली जो ये वाली डिस्क होगी इसका रेडियस इससे तो ज़्यादा ही होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कुछ और होगा, यानी स्मॉल आर भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। तो क्या करें? फिर वही करें जो अभी पहले किया था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेते हैं और वो बहुत आसान है। इफ़ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, ये वाला, एंड इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, कुछ नाम दे दें, चलो ए बी सी डी ऐसे दे देता हूं। तो इफ यू लुक एट द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी एंड द ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी डी, ये सिमिलर ट्राइंगल है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है ना, तीनों एंगल एक जैसे हैं इनके। इतनी ज्योमेट्री आपको आती है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो क्योंकि सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, एक्स अपॉन एच। देखो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, एक्स अपॉन एच, तो यहां से स्मॉल आर कितना आएगा? एक्स इंटू कैपिटल आर बाई एच। देखो आर की वैल्यू एक्स में आ गई, बाकी जो आ रहा है कॉन्स्टेंट है, काम बन गया। तो चेंज कर दो तो कितना होगा? 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से हालांकि पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और फिर ये डी एक्स। कुछ और कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी उड़ा देते, तो हमारे पास फाइनली मास आ रहा है 3m अपॉन एच इंटू एच क्यूब, ठीक है, एच इंटू एच स्क्वायर, सॉरी एच क्यूब, और एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ रहा है हमारा एलिमेंटल डिस्क का मास। और डेफिनेटली ये जो कंप्लीट डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, यहीं पे सेंटर पे होगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? क्योंकि देखो फिर से इसके अबाउट सिमेट्री है, जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में सिमेट्री है इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं पे आएगा। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है क्योंकि इधर को मास बढ़ता जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेंटर ऑफ मास इधर कहीं बिल्कुल इसके क्लोज कहीं आएगा। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कितना होगा? 1/m इंटीग्रेशन dm, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब x हो गया, क्योंकि ये है आपका वाई एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x। हालांकि y लेना चाहिए था, हमें थोड़ा सिमेट्री हो जाती, पर चलिए कायदे से इसको y लेना चाहिए था, पर चलिए x ले लीजिए। तो ये हो गया 1/m इंटीग्रेशन dm, ये है dm, 3m अपॉन एच क्यूब एक्स स्क्वायर dx, ये तो है dm और ये x हो रहा है। अब आप सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ कर देता हूँ, 1/m ऑलरेडी बाहर है, 3m अपॉन एच क्यूब और आया, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx। अब सवाल है कि लिमिट्स, तो आप x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट्स भी x की आएंगी। x की मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0, और जब इधर को जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? h, यानी आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 to h, तो 1/m 3m अपॉन एच क्यूब, हालांकि m से m यहाँ कैंसिल भी कर सकते थे आप, ये होगा
x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन 0 to h। अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ये फाइनली आएगा 3h/4। ये y कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का। ये आ गया, आप देख लीजिए यहाँ पे h की पावर 4 आएगी, नीचे h³ है तो 3h/4, ये आपका आ गया। अब हॉलो कोन का तुम करोगे, मैं नहीं करूँगा। हॉलो कोन में कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सरफेस हॉलो कोन में, ठीक है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एलिमेंट क्या आएगा? रिंग। वहां भी आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां भी रिंग का जो रेडियस होगा वो वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो आप स्मॉल r को x में फाइंड कर लेना, फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करना, तो हॉलो कोन का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस मैंने लिए, इसमें देखो लीनियर भी आ गया, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास भी आ गया, वॉल्यूम मास भी आ गया, सारे आ गए। तो थोड़े से 2-4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया तो हो सकता है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ना ले पाऊँ, तो एक वीडियो और बना दूंगा इसके लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जितना हो सकता है उतना देख लेते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर आर्क है, नॉट सेमी सर्कुलर, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर नहीं है, आर्क है, ठीक है, और यूनिफॉर्म है सर्कुलर आर्क। ये इसका सेंटर है, रेडियस कितना है r, और कितना एंगल ये सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे 5। तो आपसे कह रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए आप, तो ओबियसली x और y दोनों ही पूछ रहे हैं। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा कहा है आप अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है तो सबसे पहले सिमेट्री ढूंढ लो। तो ये जो आर्क आप देख रहे हैं, इस लाइन के अबाउट ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका इसी पे आएगा, सेंटर पे, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो y कोऑर्डिनेट तो सेंटर पे ही आएगा यहीं पर। x कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो बहुत आसान है। तो आपको ना तो इसकी लेंथ दे रखी है ना मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं इसकी l और मास को ले लेते हैं m। और ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, पहली बार देख के ही पता चल रहा है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? m/n, इतना होगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा आ गया आपके पास। अब लेंथ जो इसकी है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो एंगल मतलब फाई, आर्क मतलब l और रेडियस कितना r, तो यहाँ से l इक्वल्स टू r फाई आ गया। तो यहाँ पे मैं l की जगह r फाई लिख देता हूँ, ये हो गया, ये आ गया लैम्डा। अब एलिमेंट, तो एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की लेंथ को मैं dl ले लेता हूँ, और ये जो एलिमेंट है ये यहाँ ओरिजिन पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो मान लीजिए d थीटा, और ये एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है थीटा एंगल पे लिया है इस लाइन से, और ये एलिमेंट की जो लेंथ है वो यहाँ ओरिजिन पे इतना d थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है, बहुत आसान है। तो अब फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इस बार एंगल अगर d थीटा ले लूं तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या आएगी? dl, और रेडियस कितना है? r, यानी इस एलिमेंट की लेंथ को r d थीटा भी लिख सकता हूं, r d थीटा, ये इस एलिमेंट की लेंथ है। तो ये यूनिट लेंथ का मास है, दिस इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ। तो मास ऑफ द एलिमेंट कितना होगा कि ये यूनिट लेंथ का मास है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज r d थीटा। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, m इंटू डी थीटा अपॉन 5, ये आ रहा है मास। हमको चाहिए y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट। तो देखो अगर मैं देखूं तो ये x, ये आ रहा है x,
यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस, तो इस x को मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके जूम करके देख पाए तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ट्राइंगल आपको, इस ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनियस क्या है r, बेस कितना है x जो आपको चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, तो ये जो x है ये कितना आएगा r cos थीटा। तो हमारा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो r के लिए है वो कितना होगा, 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू x, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 1/m इंटीग्रेशन dm ये है m/5 d थीटा, और x क्या है r cos थीटा, और थीटा की जो लिमिट्स होंगी, अब देखो ये पूरा एंगल आपको फाई दे रखा था, थोड़ा छुप गया है ये पूरा एंगल आपको फाई दिया था, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, जब आप इधर जाएंगे तो थीटा ऐसे जाएगा, जब आप इधर जाएंगे थीटा ऐसे जाएगा, तो इधर की लिमिट आएगी -5/2 और इधर की आएगी +5/2, यानी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे -5/2 टू +5/2, बस ये हो गया 1/m, m/5 बाहर आ गया क्योंकि फाई कांस्टेंट है, ठीक है, r भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा cos थीटा d थीटा, लिमिट्स आई -5/2 टू +5/2, बाहर ये m से m कैंसिल, r/5, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, लिमिट्स क्या आएंगी -5/2 टू +5/2, ठीक है, ये होगा r/5 साइन, पहले अपर लिमिट 5/2, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन -5/2, इतना आएगा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो जब यहाँ पे आप साइन -5/2 को माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में तो बाहर कितना आ रहा है r/5, मैं इस चीज को यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो r/5 बाहर आया साइन 5/2 माइनस, फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये भी प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 5/2, एंड दिस इज योर आंसर। ये आ गया x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का r के लिए, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री बता रही है कि कहाँ होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको इसे नोट करना है, आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेट मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो बता दिया उन्होंने आपको, प्लेट है का मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपसे कह रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, इसकी जो लेंथ है, नीचे जो बेस की लेंथ है वो a दे रखी है और हाइट इसकी b दे रखी है, ठीक है। तो कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिग्मा मास डेंसिटी, तो मान लीजिए पूरी प्लेट का मास m है, हम एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि गिवन नहीं है क्योंकि इस मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा, किसी भी डेरिवेशन में आपने देखा मास कहीं नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जाता है, तो आपने एज्यूम कर लिया सपोज m है, तो मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेस इनटू हाइट, ये इसका सिग्मा आ गया। अब एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, लेट अस टेक अ स्ट्रिप, ये स्ट्रिप हमने ले ली, जिस स्ट्रिप की लेंथ हम मान लेते हैं l है, और इसकी थिकनेस को हम dx ले लेते हैं, इट्स थिकनेस इज से dx, और इस स्ट्रिप को यहाँ से मैंने x डिस्टेंस से लिया है, इसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस लाइन के अबाउट इसकी सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, यानी x कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन पे ही आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना पड़ेगा।
तो इसको मैं फिर से मैं वही कर रहा हूँ, आप इसको y ले लीजिए और इसको dy ले लीजिए। चलिए थोड़ा सिमेट्री रहेगी, y डायरेक्शन हम इसी को लेते हैं नॉर्मली, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंबल से आप कुछ भी ले लीजिए, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में कि y आदत है मैं शुरू में ये y, तो इसको y और इसकी थिकनेस फिर अकॉर्डिंगली dy, ठीक है। तो ये स्ट्रिप हमने ली जिसकी लेंथ l है और थिकनेस dy है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, लेंथ इनटू थिकनेस। अब फिर वही बात है, देखिए यहाँ पे देखो y भी वेरी करेगा और l भी वेरी करेगा। अगर मैं स्ट्रिप यहाँ ले लेता, ये ले लेता, मान लो स्ट्रिप यहाँ पे ले लूँ और लूँगा ही बाद में, तो इसकी लेंथ अलग आएगी और इसकी ये डिस्टेंस भी अलग आएगी, यानी l भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल हैंडल करना मुश्किल है, तो फिर वही काम करना पड़ेगा। तो फिर से अगर आप देखें ABC आपने नाम दे रखा है, मान लीजिए ABCDE ये MF, ठीक है। अब अगर आप देखो ट्रायंगल, हालांकि इतनी ज्योमेट्री आप जानते हैं मैं शायद बेकारी कर रहा हूँ, पर फिर भी ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AFC ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये साइड कितनी है L/2, ये साइड कितनी है A/2, ये कितनी है y और ये कितनी है, सॉरी ये y और ये कितनी है b। तो यहाँ से L जो आएगा आपका वो आएगा y इंटू A/b। ये देखिए L की वैल्यू y के टर्म में आ गई, तो यहाँ रख देते हैं, तो L की जगह आ गया y इंटू A/b और ये dy, ये आ गई इसका एरिया। तो मास कितना होगा, मास ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, तो अब मैं इसका मास निकाल सकता हूँ, कितना मास होगा, ये यूनिट एरिया का मास है, ट्वाइस ऑफ m/ab, ये 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाइड बाई y इंटू A/b और dy, जिसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ mp² y dy, ये मास आ गया, ठीक है। तो फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 1/m, किसकी बात हो रही है, पूरी प्लेट की, और यहाँ किसका आएगा, एलिमेंट का, तो मास एलिमेंट का ये, और इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इसके सेंटर पे ही आएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है y, तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वो कर लेते हैं हम फटाफट, तो YCM 1/m dm, ये है dm, 2m/b² y dy, ये dm है इंटू y अगेन, तो आप जो कॉन्स्टेंट से बाहर ले लीजिए, 1/m आपका पहले से ही बाहर है, 2m और बाहर आया, साथ में b² बाहर आया, इंटीग्रेशन y² dy, और y का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके b तक, ये 0 से b, ये इंटीग्रेशन आएगा, तो m से m कैंसिल हो गया, ट्वाइस अपॉन b², ठीक है। y² का इंटीग्रेशन y³ 3, लिमिट्स लगेंगी 0 to b, तो ये आएगा 2/3, और लिमिट सिमिट सब रखेंगे तो इतना आएगा, ये आ गया इसका y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। तो कहने का ये मतलब है कि शुरू में जो मैं कह रहा था कि आप में से कुछ बच्चे सोच, आप नोट भी कर लीजिएगा, पॉज करके फटाफट पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो शुरू में मैं जो बात कह रहा था कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर ये फालतू में डेरिवेशन करके क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हो आप, तो ओबियसली आपके लिए तो बर्डन बढ़ता है, हमारे लिए तो यह है कि भैया उठाया बता दिया, बर्डन आपके लिए बढ़ता है, लेकिन डोंट टेक इट एज अ बर्डन, बर्डन नहीं है पहली बात। दूसरा यह है कि इसलिए ज़रूरी है कि इन डेरिवेशन से आपको आइडिया हो जाता है कि किसी भी केस में, अभी तो हमने कुछ केसेस लिए, 3-4 केसेस लिए, ज़्यादा थोड़ी लिया, वैसे तो 50 केस बन जाएंगे, अभी आपने देखा 2 केस तो यही बन गए, ऐसे पता नहीं कितने बन जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लेके भी आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको मेथड पता है तो फिर आप कर पाएंगे, और मेथड मैंने शुरू में बताया, सबसे पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फिर मास डेंसिटी निकालो, फिर एलिमेंट का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है।
फिर पूरे डेरिवेशन में हमने ये भी देखा कि कहीं पे दो दो वेरिएबल एक साथ चल रहे हैं, तो वहाँ क्या करना है कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख लो, तो फिर आगे आपका काम आसान हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, शुरू से देखिए, बार बार कह रहा हूँ, शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, पहले वीडियो से देखिए, तब आपका कंसेप्ट बिल्टअप होगा। देखो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब बातें बनेंगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल जो आज मैं नहीं कवर कर पाया मैं लेके आऊँगा, तो उनको भी आप देखिएगा और तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए इसकी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, देख ले रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और मुझे ये समझ में नहीं आता, जेब से एक चवन्नी जानी नहीं है आपके सब्सक्राइब करने में, उंगली लगाई सब्सक्राइब कर दिया, दैट्स इट। और शेयर कीजिए, अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो मे बी आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प करेगा, एंड ओबियसली मेरी हेल्प तो होगी, मेरी तो हेल्प होनी है, क्योंकि दैट इज़ वो एक एनकरेजमेंट होता है कि ठीक है यार, थोड़ा और अच्छा मटेरियल लेके आओ और अच्छा कंटेंट इनके लिए बनाओ तो इनका फ़ायदा हो। बाकी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है सारा कुछ, ठीक है, घर बैठे आप देख रहे हैं आराम से। अगेन आई एम सेइंग कि मैं ही एक अकेला सोर्स नहीं हूँ, आई एम नॉट द ओनली सोर्स कि जहाँ से आपको ये मिल रहा होगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। लेकिन अगर ये वीडियो मेरे भी आपको थोड़ा हेल्प कर रहे हैं तो फिर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।